नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। कनाडा में क्यों गूंजा बटोगे तो कटोगे का नारा? खालिस्तानियों को खुला छोड़ा गया है। किस तरीके से नफरती अंदाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि खालिस्तानी अड्डा बन चुका है कनाडा और यहां पर तनाव बढ़ता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानी आतंकियों के आगे घुटने टेक चुकी है। और इसका असर अब साफ देखने को मिला, क्योंकि कनाडा के ब्रैम्पटन में जिस तरीके से हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया, हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, उसके बाद से हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया। तो क्या कनाडा में योगी का नारा हिंदू वजूद बचाने का सहारा है? क्या कनाडा में ट्रूडो की सरकार ने हिंदू मंदिरों पर हमला करने के लिए खालिस्तानियों को खुला छोड़ दिया है? क्या भारत से ट्रूडो की नफरत अब कनाडा में हिंदुओं के लिए आफत बनती जा रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कनाडा में जिस तरीके से ट्रूडो सरकार आतंकियों और कट्टरपंथियों के समर्थन में दिखाई देती है, जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकियों के बचाव में खड़ी हो जाती है, उससे यही लगता है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार को लोगों की सुरक्षा की अहमियत नहीं। आज भले ही दुनिया भर में किरकिरी होने के बाद ट्रूडो ये कह रहे हो कि हिंदू मंदिर में जो हिंसा की घटनाएं हुई वो अस्वीकार्य हैं, लेकिन सच यही है कि हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हमला ये पहली बार कनाडा में नहीं हुआ है। जब से ट्रूडो सरकार कनाडा में आई, तब से सरकार बचाने के लिए, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कट्टरपंथी अलगाववादियों खालिस्तानियों का हौसला बढ़ा है। आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा। ट्रूडो सरकार की मंशा क्या है, इसी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात पलटवार। कि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहाँ पे रह ना सकें, यहाँ से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें, उसे रोकने के लिए ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए ये कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के। मंदिर पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। कनाडा में बढ़ती हुई हिंदुओं पे आपराधिक जो घटनाएं घट रही हैं और ट्रूडो उसका खंडन करते हैं, कहीं कहीं अलगाववादी आतंकवादियों के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल यही रहेगा जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा कि क्या ट्रूडो सरकार जानबूझकर एंटी हिंदू सेंटिमेंट को बढ़ावा दे रही है? हिंदुस्तान से नफरत की वजह से हिंदुओं को क्या टारगेट किया जा रहा है? क्या ट्रूडो सरकार हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएगी? हिंसा खालिस्तानियों ने की तो फिर हिंदुओं को अरेस्ट क्यों किया गया? कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर फाइव आइज आखिर मौन क्यों है? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। चक्रपाणी महाराज जी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आजम खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रामकृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम, कल की पीठाधीश्वर के अध्यक्ष, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता, वो भी इस डिबेट में हमें ज्वाइन इन करेंगे। तहसीन भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत आरपी सिंह साहब आप ही के साथ करना चाहती हूं, क्योंकि ट्रूडो का दोहरा रवैया किस तरीके का है ये हम सब ने देखा। ट्रूडो को खालिस्तानी प्रेम और हिंदुओं के अगेंस्ट सेंटिमेंट डेवलप करने में अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलानी है, बहुत हद तक क्लियर है सर। लेकिन पहली बार नहीं हुआ है जब हिंदू मंदिरों को निशाना कनाडा में बनाया गया। भारत सरकार इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही है? भारत सरकार कैसे यह सुनिश्चित कर रही है कि न सिर्फ हिंदू मंदिर बल्कि हिंदू सुरक्षित रहे, सेफ रहे कनाडा में इस वक्त जो मौजूद है? सिंह साहब देखिए, कनाडा की हालत आज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी होती जा रही है। इस प्रकार से अपनी सत्ता बचाने के लिए, गद्दी बचाने के लिए वह कंप्रोमाइज हैं जस्टिन ट्रूडो, वो सबकी जानकारी में सबको दिख भी रहा है। वहाँ पर एक दल है एनडीपी का, जो कि जिसके समर्थन से ट्रूडो वहाँ सरकार चला रहे थे, उस दल ने अपनी सपोर्ट वापस दे दी है और अगले साल चुनाव में जाना है, इसलिए ट्रूडो कुछ भी छूट ऐसे लोगों को जो कि वहाँ पर समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, समाज में आपस में बंटवारे करने की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से शायद भारत में कोई असर होगा। भारत में 1% का कोई असर नहीं। भारत में सब हिंदू सिख सब एक साथ हैं और जो नाखून और मास्क का ऐसा है वैसा रहेगा। हमारे यहाँ 9 मास्क का कहते हैं वैसा रहेगा, कोई अलग कर नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात,
जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरियां तो हैं ही हैं, वो क्योंकि उनको सिखों का वोट बैंक दिख रहा है और उससे भी ज्यादा वो जो फंडिंग है सरकार तो किस प्रकार की सरकार चल रही है। आपने ठीक कहा कि फाइव आइज क्या कर रही हैं, जो बाकी देश है वो क्या कर रहे हैं। एक मिनॉरिटी के ऊपर इस प्रकार से हमला हो, एक वहां पर मंदिरों पर इस प्रकार से हमला होगा, एक रेडिकल एलिमेंट तो लगातार कहते थे कि अगर आप अपने घर के थोड़ा में सांप पालोगे हकीकत में आपको भी डसेंगे, और ये बड़ी ज्यादा देर की बात नहीं है। आज मंदिरों पर हमला हुआ है, कल अगर इन्हीं लग गई तो और जाके बाकी जगह भी हमला करेंगे। और ये सिर्फ मंदिरों पर हमला नहीं हुआ, वहां पर एक सिखों का दीवान सज रहा था जो कि इनके हिसाब से ठीक नहीं था, वहां पर भी हमला किया इन्होंने, जो एलिमेंट है वहां पर। तो मूलतः दिक्कत तो जस्टिन ट्रूडो की है, इसके चलते हुए आज जो कनाडा की जो स्थिति बनती जा रही है, जिस प्रकार से वहां पर समाज में आपस में वैमनस्य फैल रहा है, उसका नतीजा जस्टिन ट्रूडो चुनाव में तो भुगतेंगे और वहां का समाज भी इसका नतीजा भुगतेगा। तो अगर कनाडा नहीं जीता तो उसका नुकसान अल्टीमेटली कनाडा को होने वाला है और जस्टिन ट्रूडो को होने वाला है, और ट्रूडो कॉम्प्रोमाइज ही दिख रहा है। पॉइंट टेकन सर, लेकिन इस बीच में हिंदू मंदिर और हिंदुओं के लिए एक बड़ा खतरा है। वहां पर हिंदू जो है वो दहशत के माहौल में इस वक्त है, हिंदू मंदिरों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके की नारेबाजी हो रही है। विनोद बंसल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका एक टेक लेते हुए, क्योंकि वहां पर यह नारेबाजी भी हुई कि भाई अगर बटोगे तो कटोगे। ये अब तक हम इधर भारत में राजनीति में सुनते थे, योगी आदित्यनाथ ने इस नारे की शुरुआत की, लेकिन आज ये नारेबाजी ब्रैम्पटन शहर में भी होती हुई नजर आई। क्या आपको लगता है कि ये सही समय है जब ये कहा जा सकता है कि हिंदू एकजुट है तभी सेफ है, वरना जैसे हालात कनाडा में, जैसे हालात बांग्लादेश में हुए, ये कहीं और भी उत्पन्न हो सकते हैं? पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह की दुनिया भर में जो परिस्थितियां बन रही है, उसमें यही देखने को आ रहा है कि जहाँ जहाँ हिंदू कटा, जहाँ जहाँ हिंदू बटा, वहाँ हिंदू कटा, और जहाँ जहाँ देश बटा वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जहाँ विदेशों में जिस तरह की परिस्थितियां जब बनती हैं, तो उसके बाद भी जो है ना, वो हिंदुओं को कोई और नहीं बल्कि भारत ही नजर आता है। लेकिन इनसे सबसे बड़ी गंभीर बात पूर्णिमा जी एक और बात भी है कि आज जिस घटना के बाद में जिस तरह से पटियाला के एक सांसद ने, कांग्रेसी सांसद ने जिस तरह के बयान दिए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले, बेहद गंभीर और निंदनीय है। और इससे कांग्रेस की जो भारत विरोधी और हिंदू द्रोही मानसिकता की उसकी कलई खुल गई है। जब कोई एक भारत का ही विधायक सांसद वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो भारत का नहीं बल्कि वो वहाँ का टोरंटो का सांसद हो, वो वहाँ का अपना कनाडा का सांसद हो, और कनाडा की तरफ से वो वकालत कर रहा हो, तो ये बड़ा बेहद गंभीर मामला। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो उन्हीं के अपने गोदी में खेल गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जस्टिन ट्रूडो नाम जस्टिन है तो आप जस्टिस की तरफ बढ़े, बाकी अलगाववादियों को पालने से उनको कोई भला नहीं होने वाला। पॉलिटिकली वो सोच रहे हैं कि शायद कुछ मुट्ठी भर लोगों को वो अपीज करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब वहाँ की पॉलिटिक्स में भी इस तरह के बयान आने लग गए, सारे विपक्ष एकजुट हो गया। और देखिए मानवतावादी कोई भी हो, वो इन सब घटनाओं की निंदा भी करता है और डेफिनेटली वो जस्टिस भी चाहता है। ये चीजें जो है ना बेहद गंभीर हैं, जो कि रुकनी चाहिए। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी रिलीजन पर हो और किसी भी माहौल में हो, ये चीजें स्वीकार नहीं है। आज जो एक ग्लोबल हम नेशन में रहते हैं कि भाई संपूर्ण विश्व एक है, ऐसे केस में कहीं भी किसी के ऊपर उपद्रव होता है, कोई अभद्रता होती है, कोई उत्पीड़न होता है, तो निस्संदेह जो उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उसी जस्टिन ट्रूडो की भाषा अगर मेरे देश का सांसद बोलेगा, वो कांग्रेस का वो जो धर्मेंद्र गांधी उसका नाम है, कमाल की बात है। मैं तो सुना था शायद जो राहुल गांधी से प्रेरणा ली उन्होंने, और वो ये जो धर्मेंद्र गांधी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह से वहाँ के अपने अतिवादियों को और अलगाववादियों को पनाह देने की कोशिश की और ये कहा कि नहीं ये तो भारतीय एजेंसीज की वजह से ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इसमें अविलंब माफी मांगनी चाहिए। और अन्यथा तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है ना वो भारत विरोधियों के साथ खड़ा है, देश विरोधियों के साथ खड़ा हुआ है, हिंदू द्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस का ये हिंदू द्रोही और भारत विरोधी चेहरा बार बार बेनकाब हो रहा है। ये बड़ा बेहद गंभीर मामला है कि आखिरकार जो है ना हमें उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ रहा है, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर के लोग जो हमें उत्पीड़न कर रहे हैं और यहाँ अंदर के लोग उनको कवर फायर देने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस की नीति हमेशा से रही है, उसी नीति पर चल करके कांग्रेस ने इस तरह का जो कुकर्म किया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
ठीक है, तहसीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जो बात अभी विनोद बंसल साहब ने कही है उसको आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसको आप बताइएगा। और दूसरी तरफ ये बताइए कि जिस तरीके से ट्रूडो की भारत विरोधी नफरती अंदाज है, खालिस्तानियों के लिए प्रेम है, क्या आपको लगता है कि कनाडा में मौजूद हिंदू मंदिर और हिंदुओं के लिए इस वक्त उनकी ये नफरत एक आफत के तौर पर खड़ी हुई है? थैंक यू पूर्णिमा, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। और कल शाम से मैं इस बात पे लगातार ट्वीट कर रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाई बहनों पर इस तरह के अटैक्स हुए। पूर्णिमा, मैं चाहता हूँ आप मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुनिए। 30 अक्टूबर को हिंदू फेडरेशन ने जो 6 लाख सिखों हिंदुओं को रिप्रेजेंट करके उन्होंने पत्र लिखा कैनेडियन सरकार को कि उन्हें हाइटेंड सिक्योरिटी की जरूरत है। ये इसलिए क्योंकि वो आतंकवादी, वो घटिया इंसान कानून ने उन्हें थ्रेटन किया था लाइव टीवी के ऊपर कि वो हमारे हिंदू भाई बहनों को दिवाली सेलिब्रेट नहीं करने देगा। भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की हमारे हिंदू फेडरेशन। मैं लगातार इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो बहुत सारे एक्टिविस्ट है कनाडा के अंदर, कुशल मेहरा जैसे एक्टिविस्ट, वो इस चीज को भारत सरकार को अपील करते हैं। दूसरी चीज मैं शो छोड़ दूंगा। मैं सुन लेते, एक बार विनोद बंसल जी सुन लेते। नहीं, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कांग्रेस की तरफ से बोलने वालों को कम से कम धर्म, उस पर भी आएंगे, उस पर भी आ जाएंगे, उस पर भी आएंगे। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे विनोद जी, बोलिए। देखिए, एक दूसरी चीज, पन्नू ने लाइव सीबीसी चैनल के ऊपर कहा है, लाइव उस चैनल के ऊपर कहा, उसका रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि वो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करता है। उन्होंने सीबीसी चैट में बात की कि उनके ऑफिस के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है। उस पर भी भारत सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन ऑफिशियली नहीं है। सिर्फ जस्टिन ट्रूडो, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ एक न्यू टॉडलर एक शब्द है, क्या बॉडी शरीर से तो बड़े हो गए लेकिन मन आपका बचपन टीनेजर है, उसको मैं न्यू टॉडलर कहता हूँ। सिर्फ उनसे हमें तकलीफ नहीं है, भारत को वर्तमान में, भारत में मैं कहता हूँ बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि हम सब एक है, हमें तकलीफ है कंजर्वेटिव। यार मैं नहीं कर सकता हूँ शो, आई एम सॉरी पूर्णिमा, विनोद बंसल जी ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए। विनोद बंसल जी ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए और उसके बाद फिर आप अपना काउंटर रखिएगा। तहसीन उसका भी जवाब देंगे, हैं वो हमारे साथ। बोलिए तहसीन। थैंक यू पूर्णिमा, मैं आपके शो में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, मैं आपके शो में रिसर्च करते आता हूँ, मैं इस इशू में इन्वॉल्व हूँ। प्लीज देखिए कि बीच में ना बोलिए। देखिए, सिर्फ हमें लिबरल से प्रॉब्लम नहीं, जस्टिन ट्रूडो से हमें प्रॉब्लम कंजर्वेटिव से भी। तो आपको मैं उदाहरण देता हूँ। कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पियर ने दिवाली फेस्टिवल असेंबली उनके पार्लियामेंट में कैंसिल किया। उसने कैंसिल किया। कंजर्वेटिव को हमारी सरकार, मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री भी है, हालांकि मैं उनके खिलाफ हूँ, भारत उनको वो कर रहा है, हाँ, लेकिन उसने कैंसिल किया। ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं, बहुत सारे कंजर्वेटिव एमपी जिनको बीजेपी वर्तमान सरकार वो कर रही है, वो उस रेफरेंडम में गए, खालिस्तान के रेफरेंडम में। देखिए, हमारी पॉलिसी फ्लॉड है। सबसे पहले हमारे लोग, हम सब उनको खालिस्तानी कहते हैं। 30 अक्टूबर को हिंदू फेडरेशन ये रिक्वेस्ट करता है कैनेडियन पुलिस से और कैनेडियन सरकार से कि उनको सुरक्षा चाहिए, उन पर अटैक होगा। ये इस बात को फॉलो अप करता है कि पनून ने लाइव टीवी के ऊपर धमकी दी थी कि दिवाली सेलिब्रेशन खराब करेगा। इसके पहले पनून सीबीसी नेटवर्क पे कहता है वो जस्टिन ट्रूडो के बेटे के साथ वो काम कर रहा है और उनके दफ्तर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेकिन सिर्फ हमें लिबरल्स के साथ तकलीफ नहीं है, अगर हम भारतीय की तरह सोचे, हमें तकलीफ कंजर्वेटिव के साथ है। कंजर्वेटिव ने दिवाली फंक्शन कैंसिल किया। कंजर्वेटिव एमपी जिनको भारत सरकार वो कर रही है, वो खालिस्तानी रेफरेंडम में जा रहे हैं। 3 चीज में जल्दी आपको सोल्यूशन देता हूं। ये हिंदू वर्सेस सिख इशू नहीं, हिंदू सिख एक ही है। ये उन आतंकवादियों के खिलाफ है, उन्हें खालिस्तानी कहना बंद करें, उन्हें हम कैनेडियन आतंकवादी कहें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, फॉरेन मिनिस्ट्री को पुल अप करना चाहिए, जयशंकर जी को कहना चाहिए रील बनाना बंद करें, काम करना और रियल एक्शन करना शुरू करें। आपको याद है इंग्लैंड में भी जब लगातार व्हाट्सएप जा रहे थे, लगातार हिंदू समाज ने कहा कि हम पे अटैक होने वाला है, जब टर्की और सीरिया के मुसलमानों को, आरएसएस को उन्होंने बहाना बनाकर क्रिकेट मैच के बाद हिंदुओं को अटैक किया, तब भी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री सो रही थी। जब तक हम लोगों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, वहां के हमारे जो डिप्लोमेट है वो इन्वॉल्व भी नहीं हुए इसके अंदर। ये ब्रैम्पटन की मैं बात कर रहा हूँ। ये लगातार एक पैटर्न बन रहा है और सरकार लगातार सो रही है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है हर भारतीय को और भारतीय ओरिजिन को सुरक्षित रखे, चाहे वो कांग्रेस सपोर्टर हो, बीजेपी सपोर्टर हो, आरएसएस सपोर्टर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख,
वेल सेड बिल्कुल। और सिंह साहब बहुत वाजिब बात तहसीन इस वक्त उठा रहे हैं कि अगर ऐसा था और बाकायदा इस बात को लेकर कंप्लेन की गई थी, हम क्यों बार बार बैठकर इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदू मंदिर वहां पर तोड़े जा रहे हैं। भारत सरकार उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे लेगी कि ट्रूडो को जवाब मिले कि भाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है, आप ये नहीं कर सकते वहां पर हिंदुओं के साथ या फिर हिंदू मंदिरों के साथ। जल्दी से आपका काउंटर लूंगी, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। एक बार दोबारा बोल दें एक बार सर। जी सिंह साहब, जो तहसीन ने पॉइंट रखे हैं सामने, मैं चाहती हूं कि उनका काउंटर रखें कि सरकार क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि इसको लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए। उन्होंने धर्मवीर गांधी का जवाब तो दिया नहीं। धर्मवीर गांधी क्या कह रहे हैं कि भारत की एजेंसी जाकर ये सब शरारत करा रही हैं। ये मैं सुना दूं धर्मवीर गांधी का बयान आपको, तो तसल्ली हो जाएगी। धर्मवीर गांधी का बयान सुनिए आपको। भारतीय एजेंसियों को ये कारनामा है, वो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन देती हैं जो वहाँ खालिस्तान का हुआ खड़ा करते हैं। अब आपको समझ लग रहा है कि ये किस प्रकार की बातें करते हैं। ये विदेश में जिनके नेता जाते हैं, कहते हैं सिखों को दर्जा दिया गया है भारत के अंदर, सेकंड क्लास सिटीजन है भारत के अंदर। ये जाते हैं, कहते हैं गुरुद्वारा जाने की छूट नहीं है, कड़ा पहनने की छूट नहीं है, पगड़ी बांधने की छूट नहीं है। इनके नेता राहुल गांधी जाकर ये सब कहते हैं वहां पर, उसका जवाब नहीं देंगे ये। और भारत सरकार ने बड़ी स्पष्टता के साथ और कड़ाई के साथ कहा है। और ये जो सारा आज मामला बना हुआ कनाडा के साथ, इनको शायद ध्यान में नहीं आ रहा, अक्सर इसलिए बना हुआ है कि वोट बैंक की राजनीति चलते हुए इनको भारत सरकार का साथ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये इनके लोग आरोप लगा रहे हैं भारत सरकार के ऊपर कि आपकी एजेंसी करा रही है कि भारत सरकार वहां पे जाकर शरारत करा रहा है। ठीक है, उसका जवाब मैं आजम साहब से लूंगी, उसका जवाब मैं सिंह साहब आजम खान से लूंगी। लेकिन सवाल तहसीन ने ये उठाया कि क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि हम ये आज थोड़ी कह रहे हैं कि हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं या फिर हिंदू वहां पर सुरक्षित। बांग्लादेश आप देख लीजिए सर, बांग्लादेश से लेके कनाडा तक हिंदुओं पर हो रहे हमले, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाना। ऐसा लगता है कि कुछ होगा नहीं अगर ऐसा हम कर देंगे तो, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। पहली बात, ये जो वहां पर हुआ वो सिर्फ हिंदू मंदिरों पे नहीं हुआ, वहां एक सिख खालसा दीवान भी लगा था, उस पर भी हमला हुआ। वहां पर खालसा दीवान पे भी हमला हुआ। वहां पर जो भी उनको हिंदुस्तान का समर्थक देखेगा उस पर हमला कर रहे हैं वो लोग। तो अफसोस है कि उनके समर्थन में कौन खड़े हैं? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में खड़ी दिखती है। ये अफसोस है। इनके मुंह से एक फूटा अक्षर निकलता कि कहते हुए कि नहीं वो लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तहसीन जल्दी से 30 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी वो तो बेचारे हैं, उनके मुंह से बेचारा निकलता उनके लिए। मैं जवाब दे दूं? बोलिए। मैं आरपी सिंह जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे प्रवक्ता है बीजेपी के। लेकिन आरपी सिंह जी पूरी बात ये आपके शो पे कह रहे, मैंने बहुत वाजिब सवाल उठाया, आपने भी उनसे इत्तेफाक रखा। वो कह रहे ये सारे सवालों का जवाब हम वर्तमान सरकार से नहीं पूछेंगे, ना प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, ना रियल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे। हम गांधी जी के बारे में बताइए। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, सुन लेते एक बार जवाब ले लेते। ये भाग रहे हैं ना, ये बार-बार हमारे यही तो दिक्कत है। ये देश के फॉरेन मिनिस्टर को रियल मिनिस्टर कह रहे हैं, इनके जो सांसद है उसका रियल बना रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे। ठीक है, सुन लेते हैं सिंह साहब, जवाब तो सुन लीजिए, बोलिए। पूर्णिमा, मुझे एक चीज समझ में आती है बचपन से, स्कूल से, जब भी आपके डिबेट में बार बार को इंटरप्ट करता हूं, उनके पास पॉइंट्स नहीं, वो आपके पॉइंट्स आने नहीं चाहते, वो चाहते हैं आपके पॉइंट्स आवाम के पास है। मैं दोबारा से अपने पॉइंट देता हूं। धर्मवीर गांधी ने जो कहा गलत कहा। ठीक है, सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, अगर इसी तरीके से तू मैं होती रहेगी सर तो पॉइंट क्लियर नहीं होगा। आपने एक वाजिब बात कही, उसका जवाब तहसीन देंगे, आजम खान उसके लिए हैं जवाब देने के लिए, वो भी यहाँ पर रहेंगे, है ना। मोहम्मद आजम साहब है यहाँ पर उसका जवाब देने के लिए, उनसे भी मैं लूंगी। मुझे जल्दी से, हाँ तहसीन प्लीज अपना पॉइंट। एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बोलता हूं, मैं तो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, प्लीज आप उस पर कार्रवाई कीजिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन क्या किसी के स्टेटमेंट की वजह से राहुल गांधी कार्रवाई करें उस पर? ठीक है, कांग्रेस कार्रवाई करेगी और तहसीन कांग्रेस में कार्रवाई करने के लिए उस पोजीशन पर नहीं है। सिंह साहब, उन तक बात पहुंचाई जा सकती है, वो उसको लेकर जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो उस शख्स पर कार्रवाई करें ये उनके हाथ में नहीं है ना, उनके अधिकार क्षेत्र में, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, बोलिए।
मान भी लेते एमपी का स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज नॉट द कॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, वो स्टेटमेंट की वजह से होगा, वो स्टेटमेंट है प्लीज सरकारी लीगल कार्रवाई कीजिए, ना कीजिए, कांग्रेस करे ना करे। मेरी बात कुछ अलग है। वर्तमान प्रधानमंत्री और रील मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वो फेल हो चुके, और एक रील बनाएंगे और एक उनका रील वायरल होगा, ये जवाब नहीं है। जब 30 अक्टूबर को 6 लाख हिंदुओं ने पत्र लिखा कि हमारे मंदिरों पे अटैक होगा क्योंकि पन्नू ने कहा, उन्होंने क्या कार्रवाई की? क्या वर्तमान रील मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को चीफ ऑफ पुलिस को कहा कि हमारे मंदिरों को सुरक्षा? ठीक है सिंह साहब, मुझे प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा, मेरे पास आज पैनल बड़ा है सर, मैं अभी 4 मेहमानों के पास एक भी प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूं। सिंह साहब मुझे थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज, थोड़ा सा सर समय दे दीजिए मेरे पास समय प्लीज, आई रियली नीड इट। रुकिएगा सिंह साहब जरा। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकृपाल जी माफी चाहूंगी, उसके बाद आपके पास आती हूँ और बाकी मेहमानों के पास भी। आचार्य जी आपका स्वागत करती हूँ। ये तो देखिए तय है कि ट्रूडो सरकार हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाने वाली और उनसे किसी तरीके की उम्मीद करना बेमानी नजर आता है। लेकिन आपको लगता है कि हिंदुस्तान से नफरत, हिंदुओं से नफरत इतनी ज्यादा ट्रूडो की बढ़ चुकी है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कि अब वहां पर खालिस्तानियों को बढ़ावा देना और साथ ही दूसरी तरफ ऐसे हमले होने के बाद सिर्फ निंदा तक ले जाना नाकाफी नजर आता है पूरी तरीके से। आचार्य प्रमोद कृष्ण। पूर्णिमा जी, ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर विषय है। इसको आप खालिस्तानी कह करके ये आतंकवादियों को आप महिमा मंडित ना करें। खालिस्तान और खालसा का नाम लेकर के ये खालसा को भी बदनाम कर रहा है, और ये हिंदू धर्म जो हमला करने की बात है, जो हिंदू धर्म पर हमला करे, सनातन के मंदिरों को तोड़े, वो सिख नहीं हो सकता है, और जो सिख है वो मंदिरों पे हमला नहीं कर सकता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से लेके कितने हमारे तमाम महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, अपने बच्चों को दीवार में चुनते हुए देखा, लेकिन सनातन पर आंच नहीं आने दी। सिख सनातन का सिरमौर है, सिख सनातन का ताज है, और जो सनातन के मंदिरों पे हमले कर रहे हैं, ये हमले सिर्फ नहीं है, ये तो भारत पे हमला है। जहां तक सवाल है जस्टिन ये जो है उनका ट्रूडो का, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में है, उससे तो हम निपट लेंगे, झगड़ा किया जा सकता है, लेकिन भारत की संसद में कुछ ट्रूडो बैठे हैं, ये भारत की जमीन पे बैठे हैं, कुछ भारत के भीतर बैठे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जातियों के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, कोई भाषा के नाम पे तोड़ना चाहता है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ना चाहता है, कोई रंग के नाम पे तोड़ना चाहता है। इनका क्या करेंगे? कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो है उससे तो निपट लिया जाएगा, लेकिन भारत में बैठे हुए जस्टिन ट्रूडो से कैसे निपटेंगे? ये जो भारत में बैठे हैं ये ज्यादा खतरनाक है। मुझे बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, विपक्ष के किसी नेता ने यह बयान दिया कि वहां हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए? हिंदू शब्द भी नहीं कहा, इनके होठों पे हिंदू शब्द नहीं आया। मैंने 2-3 नेताओं के बयान सुने पूर्णिमा जी, अफसोस के साथ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात, बयान ये आए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, ये नहीं कहा हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। हिंदू शब्द से इन्हें प्रॉब्लम है। सनातन के खिलाफ एक गहरी साजिश हो रही है, और सनातन के खिलाफ साजिश भारत में भी हो रही है, विदेशों में भी हो रही है। जल्दी से काउंटर क्वेश्चन लूंगी आचार्य जी, क्योंकि समय आपका बहुत लिमिटेड है, इसीलिए क्यों आपको लगता है, बांग्लादेश का आपने उदाहरण दिया, कनाडा हमारे सामने है, ऐसा क्यों लगता है कि सनातन धर्म को एक सॉफ्ट टारगेट पर ले लिया गया है? यहाँ की सरकार बात करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के हमले और वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्लियर है, फिर चाहे वो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की हो, बांग्लादेश में वहां की पार्टी की हो, या फिर यहां पर बैठे उन बयानवीरों की जो भारत में रहते हुए कनाडा और खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करते, या फिर मैं कह दूं कनाडाई टेररिस्ट का समर्थन करते। देखिए, पहली बात मैंने कही कि जो मंदिरों पे हमले करे और सनातन को मिटाने की साजिश करे वो सिख नहीं हो सकता है, और जो सिख है वो सनातन को शक्ति देने का काम करेगा। जो सिख है वो राष्ट्रभक्त होता है, सिखों की राष्ट्रभक्ति पे संदेह नहीं किया जा सकता, और जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करे वो सिख नहीं हो सकता है, वो आतंकवादी है। दूसरी बात, आपका जो सवाल है मैं उस पर कहना चाहता हूं कि भारत में जो विपक्ष है, ये विपक्ष नरेंद्र मोदी से नफरत करता है,
ये नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करता 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 ये देश के खिलाफ हो गया है। इसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है और ये सियासत के लिए, सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए थोड़ा लाभदायक हो सकता है, लेकिन हम एक संकल्प लेना चाहिए सबको। और यहाँ तहसीन भाई यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके हाथ में क्या है क्या नहीं ये विषय नहीं है। विषय ये है कि कांग्रेस राहुल गांधी चला रहे हैं और जब तक राहुल गांधी उनका समर्थन करते हैं जो भारत के टुकड़े करने की घोषणा करते हैं, जो भारत को टुकड़ा करना चाहता है, जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, असली बीमारी तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन कोई नहीं ले सकता है। जो राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा वो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल इसका है कि ना राहुल गांधी का सवाल है, ना कांग्रेस का, ना समाजवादी का, सवाल है इस देश का। थोड़ी देर को हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके हम जीत सकते हैं, सत्ता पा सकते हैं, लेकिन भारत नहीं रहा तो राजनीति क्या होगी? अगर देश नहीं रहा, राष्ट्र नहीं रहा तो राजनीति कहां करेंगे? राष्ट्र रहना चाहिए और राष्ट्र की एकता रहनी चाहिए। इसलिए मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिमा जी अपील करना चाहता हूं कि भाई हम भारत के भीतर एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन जब भारत के बाहर हमला हो तो हम सब एक नजर आने चाहिए। हमारा धर्म कोई हो सकता है, हमारी भाषा कोई हो सकती है, हमारा रंग कोई हो सकता है, हमारा क्षेत्र कोई हो सकता है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। और जो भारत में पैदा हुआ है वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे हिंदुस्तानी बनना चाहिए। जब भारत के बाहर सनातन पे हमला हो रहा है तो मुसलमान भाइयों को भी उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए तो वहां पर बटोगे तो कटोगे जैसी नारेबाजी भी देखने को मिली है, इसीलिए वहां पर इस तरीके की नारेबाजी भी देखने को मिली। अगर प्रमोद कृष्णम जी आपके पास समय होगा तो प्लीज हमारे साथ रुकिएगा। जल्दी से तहसीन का काउंटर ले लेती हूँ और उसके बाद हेडलाइंस के लिए जाऊंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास आती हूँ। तहसीन। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और मेरे मित्र चक्रपाणी महाराज भी, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। दो चीज देखिए पूर्णिमा जी, मैं सारी बातें मानने को तैयार हूं कि यहाँ पर राजनीति होती, पॉलिटिक्स होती है, हम सारी बातों को छोड़ते। अगर राहुल गांधी या दिनेश गांधी या जो भी जिम्मेदार होते, मैं आपके शो पे उनसे सवाल पूछता हूँ। हम जो मूल सवाल है, हमारे भारतीय मूल के लोग, हमारे हिंदू भाई बहन पे अटैक हो रहे हैं अन्य अलग अलग देशों में, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, कैनेडा हो, इसकी जिम्मेदारी रील मिनिस्टर क्या थी? रील मिनिस्टर रील छोड़ना बंद करे। राहुल गांधी से आपको जो एक्शन लेना आप लीजिए, मैं उसके खिलाफ लाइन में डिफेंड कर रहा हूँ। रील मिनिस्टर जो कुर्सी पे बैठे उनके कब एक्शन लेंगे? वो यही दिक्कत है। आईना नहीं देख रहे। राहुल गांधी के बारे में एक शब्द बोलेंगे जिससे छूट की धर्मवीर गांधी को, आप बात क्या कर, धर्मवीर गांधी को बोलने के लिए। आचार्य जी, जी आचार्य जी, जी आचार्य जी। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, आप बहुत दानिश्वर इंसान हैं, आप पूरे राष्ट्रभक्त हैं, मैं आपके राष्ट्रभक्त पे उंगली उठाने वाला कोई नहीं हूँ। बट मेरा सवाल ये है कि भारत का कोई भी नेता भारत के बाहर जाकर जब भारत को बदनाम करता है, क्या उसे राष्ट्रभक्त कहा जा सकता? नंबर एक। और कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने कनाडा में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार और हिंदू मंदिर पे हमलों की निंदा अभी तक नहीं की। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ उससे ये शब्द, आप कोई स्टेटमेंट निकालिए, उनके स्टेटमेंट में हिंदू शब्द तक नहीं है। तो जो व्यक्ति हिंदू शब्द से परहेज रखता है, सनातन से परहेज रखता है, राम का नहीं हो सकता है, वो भारत का क्या होगा? थोड़ा सा तहसीन आपको जवाब के लिए और इंतजार करवाऊंगी, लेकिन इसी बीच में जल्दी से आजम खान साहब आपसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी और उसके बाद मेरे साथ रामकृपाल सर भी हैं और साथ ही मेरे साथ चक्रपाणी महाराज भी हैं, उनसे भी मुझे एक प्रतिक्रिया लेनी है। जल्दी से आपके पास आते हुए आजम खान साहब, मतलब अब ये नौबत आ गई है कि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमला होता है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, बाकी और मंदिरों को भी वहां पर तोड़ा जाता है, यानी हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स, सनातन विरोधी पॉलिटिक्स ट्रूडो की हर कोई जानता है, वोट बैंक के लिए वो करते हैं। लेकिन ये नौबत है कि हमारे ही देश में अब विपक्ष इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाएगा, एकजुट ना होकर ये कहेगा कि नहीं सरकार को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, सरकार की साजिश है जो कुछ कनाडा में हो रहा है। कभी तो ऐसा मौका है कि आप अपनी पॉलिटिक्स को, राजनीति को किनारे रख दें, और ये पूरे इंडिया अलायंस की मैं बात कर रही हूं जिसको इस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आजम खान साहब। पूर्णिमा, सबसे पहले तो घटना, कनाडा की इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अभी प्रमोद कृष्णन जी भी जुड़े हुए थे, जब बांग्लादेश का इश्यू आया था सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक में पूरे विपक्ष ने एक मत से भारत सरकार से कहा था
जो आप उचित समझे वो कदम उठाएं। विपक्ष ने कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था। तो भारत सरकार ने क्या कदम उठाया? माननीय योगी जी बार बार ये कहते रहे कि बांग्लादेश में हिंदू लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन लखनऊ से दिल्ली जाके गृह मंत्रालय से या प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सवाल देखिए पूरी बात सरकार से ही पूछा जाएगा। हम लोग बिल्कुल इस बात का नहीं, तो जो कनाडा में हो रहा है, हिंदू मंदिरों पे तोड़फोड़ और हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी हिंसा हो रही है, उसके लिए यहाँ पर बैठी सरकार साजिश रच रही है, ये कहना चाह रहे हैं हम। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं, सवाल है, ये बिल्कुल है। ये सवाल कैसे नहीं है आजम खान साहब, ये सवाल कैसे नहीं है? अगर अलायंस के नेता इस तरीके के बयान देते तो ये सवाल कैसे नहीं है? नहीं तो पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारे लोग बहुत सारे बयान देते हैं। हर बयान को पर्सनल कैपेसिटी में करके, और वो बयान जो राष्ट्र विरोधी नजर आए, उससे आप लोग छुटकारा पालेंगे क्या? समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? आप अलायंस का हिस्सा है ना मोहम्मद आजम खान साहब, आप अलायंस का हिस्सा है ना? हाँ, वही मैं तो कह रहा हूँ, अलायंस का किसी भी पार्टी अलायंस की, चाहे आरजेडी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो, शिवसेना, उद्धव गुट हो, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसी ने कहीं कहा कि नहीं ये सही है? हम लोग एक घोर निंदा करते हैं इस तरह की घटनाओं की, और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो चीजों को संभाले, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय का विषय है। आजम खान साहब, इतनी देर से आप माइनस में चले गए थे क्या कि जब कांग्रेस के नेता के बयानों का जिक्र हो रहा था? आपने सुना नहीं उसको? बिल्कुल मैंने उसको सुना, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने इसे इंडोर्स किया? बहुत सारे बड़बोले मतलब कोई आके बयान दे जाएगा, आप इंडोर्स, सो कॉल्ड इंडोर्स नहीं करेंगे तो हम उसको नेग्लेक्ट कर दें कि कहा ही नहीं गया? भाजपा के बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं। अब बटोगे कटोगा क्या वो है, रेफरेंस क्या है? आप बताइए। पूछिए जाके जो इस वक्त दहशत के माहौल में जी रहे हैं वहां पर, वो भी यही कह रहे हैं। आप उनसे पूछिए ना, जब उन पर हिंसा हो रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो वहां ऐसी नौबत आ गई ना कि उनको ये बयान देना पड़ेगा, उनको वहां ऐसी नारेबाजी करनी पड़ेगी। आरपी सिंह साहब बैठे हैं, बताएं बटोगे तो कटे हुए कहां से रेफरेंस आया और उसका क्या रेफरेंस है? इंडिया के रेफरेंस। मूल बात से आप बिखर गए आजम खान साहब, मूल बात से आप बिखर गए। आरपी सिंह साहब, आप म्यूट पर हैं, आपकी आवाज, आपका काउंटर नहीं आ रहा है, आप म्यूट पर हैं। आजम, आपका काउंटर नहीं आ रहा है सिंह साहब। भाजपा और आरएसएस जो नफरत की राजनीति कर रही है मैडम, अरे वहां पर ट्रूडो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप आरएसएस और वीएचपी और बीजेपी पर घूमते रहिए आजम खान साहब। नफरत की राजनीति की गंगोत्री ठीक है, भाजपा और आरएसएस है, और भाजपा और आरएसएस ही सारे उसका आखिर पिछले 10 सालों में घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं? पिछले 11 सालों में घटनाएं, अभी तो हम लोग सिर्फ पाकिस्तान के सुनते थे। आजम खान साहब, सेलेक्टिव होने की भी हद होती है, सेलेक्टिव होने की भी हद होती है कि एक चश्मा हम पहन ले, हमको इतना देखना है, हम इतना देखेंगे, इसके आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे। सिंह साहब, आपका मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन उससे पहले घटनाएं क्यों बढ़ जाती है? ठीक है, ठीक है, पूछ रहा है, ठीक है, भारत के लोगों के खिलाफ विदेशों में नफरत पिछले 10 सालों में क्यों बढ़ गई? ठीक है, और हिंदू शब्द और हिंदुओं के खिलाफ हो रही नफरत का शब्द इस्तेमाल करने से आप लोगों को तकलीफ होने लगती है। रामकृपाल सर, आपको लाते हुए, कोई तकलीफ नहीं हमें। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है विपक्ष की, ये उस भारत की एकता को तो सीधे तौर पर खंडित करता ही है, जहां पर अगर विदेशों में हिंदुओं पर या हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हों, ऐसे में जहां एकजुट होना चाहिए, वहां पर यहां भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। हम नहीं बोलेंगे हिंदुओं को लेकर कुछ भी, हम बोल देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। पूर्णिमा जी, एक तो मेरा करीब 35 मिनट से मैं बैठा हुआ जी सर, माफी चाहूंगी उसके लिए। मैं सिर्फ आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ। अभी तक जो बातें कही गई हैं, मेरे अंदर इतना धैर्य नहीं है कि मैं 35 मिनट तक इन सब की बातें सुनने के लिए आ बैठूं। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, अगर कभी हमें तभी बुलाएं प्लीज। मैं केवल एक बात कहता हूँ, अभी आपने समाजवादी प्रवक्ता की बात सुनी, उन्होंने कहा कि क्या हमने उसकी तारीफ की है? हम तो चुप हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कभी उसकी निंदा नहीं करेंगे, ये चुप हैं, या हम उसी हिंदुस्तान में है तहसीन पूनावाला जी का। आजम खान साहब, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं। आजम खान साहब, आप भी बहुत देर तक रुके थे और वो भी बहुत देर तक रुके हुए हैं। मैं 35 मिनट से चुप हूँ। आजम खान साहब, बीच में बहुत तो शर्म होनी चाहिए यार आप लोगों को। कम से कम 35 मिनट से मैं चुप हूँ, फिर भी आप मेरे बीच बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए,
और तहसीन भाई ने जितनी भी बातें कही, अच्छी बातें कही उन्होंने, लेकिन उनका सारा हमला जो है वो वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार पर है। आप ये बताइए, बांग्लादेश पर किसी विपक्ष के किसी बड़े नेता ने, यानी जो पार्टियों को रिप्रेजेंट के निंदा की? अमेरिका के ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं मैं उसको ठीक करूंगा, एक तरह से उन्होंने उसकी भर्त्सना की। लेकिन आज हिंदुस्तान के किसी भी विपक्ष के बड़े नेता ने कभी यह शब्द नहीं कहा कि वो हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सही कह रहे थे, अल्पसंख्यकों फलाना, सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक हमारा गड़बड़ हो जाएगा। आज कनाडा में जो ट्रूडो सिर्फ आतंकियों की एक पार्टी के सहारे सत्ता में बना हुआ है, उसको मालूम है कि उसकी सत्ता जा रही है, जाएगी, इसलिए इस हद तक वो जा रहा है। अब लोग सोचते हैं यहां से कनाडा, अरे बांग्लादेश जो हमारा ही था, वहां तो आपकी जुबान नहीं खुल रही है, और कनाडा में मोदी जी ने सब कुछ थोड़ा सा रामकृपाल सर, एक्चुअली नेटवर्क इशू है, आपकी बात बीच में बार बार कट जा रही है। एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं रामकृपाल सर, बोलिएगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, मुझे कनाडा जो करेगा वो तो प्रत्याशित है, हाँ। लेकिन भारत के जो लोग हैं, कम से कम राष्ट्रीय हितों पर जिस तरह से वो अपनी सरकार पर चढ़ बैठते हैं, ये छोड़ करके क्या एक बार भी वो अगर ये कह दें कि हम सरकार के साथ हैं, और अगर ऐसा आलसी हरकत हुई तो हम दुनिया को दिखा देंगे। कनाडा हमारी इकोनॉमी का आधा हिस्सा भी नहीं है, 10वें नंबर पर है, हम 4थे नंबर पर पहुंच रहे हैं। IMF का लेटेस्ट डेटा है कि हम 4थे नंबर पहुंच रहे हैं, जापान से आगे निकल करके 4थे नंबर पहुंच रहे हैं। कनाडा 10वें नंबर पर है। क्या हैसियत है कनाडा की? लेकिन भाई लोग ऐसे होते हैं कि फ्यूचर की गुंजाइश रखो, कभी कनाडा जाओ तो स्वागत सत्कार मिले, इसलिए सारी जितनी भी नफरत है अपने प्रधानमंत्री पर, अपने विदेश मंत्री पर, उनके इस्तीफे दो। मैं समझता हूँ ये एटीट्यूड बहुत ही गलत है। आती हूँ तहसीन। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से आती हूँ आपके पास रामकृपाल सर। तहसीन जल्दी से जवाब देंगे, फिर उसके बाद सिंह साहब आपके पास आती हूँ। अव्वल तो रामकृपाल सिंह जी, थैंक यू, आपने जो मेरे बारे में कहा तो थैंक यू वेरी मच। देखिए, राम सर ने बिल्कुल सही कहा, ये भारत और हम सबको भारतीयों की तरह सोचना चाहिए। लेकिन जब हम भारतीयों की तरह सोचे तो हमारे प्रतिनिधि कौन है? वो वर्तमान सरकार है, तो मैं उन्हीं की आलोचना करूंगा। हम मूल सवालों का उत्तर नहीं दे रहे। मैं दोबारा से उन सवाल को रिपीट करता हूँ। सर, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब भी हम पर्सनली मिलते हैं, आप जानते हैं मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। सर, 6 लाख हिंदुओं ने पत्र लिखा सरकार को, कैनेडियन सरकार को, कि आपके सिस्टम इन्फिल्ट्रेट हो गए। मैं इनको खालिस्तानी नहीं बुलाऊंगा, इनको आतंकवादी बुलाऊंगा। खालिस्तानी इतना रियल है जितना एक यूनिकॉर्न रियल है। खालिस्तान कोई है नहीं, ये आतंकवादी है। इनके सिस्टम को पेनिट्रेट हो गए, इनकी पुलिस में, इनकी आर्मी में, सिस्टम में। और वो इंटरव्यू देता है कि मैं दिवाली खराब करूंगा। इसके बावजूद ना कनाडा की सरकार करती है कुछ, ना हमारी सरकार उसको रिएक्ट करती है। ये जो धमकी थी, ये जो पत्र था, ये पब्लिक डोमेन में था सर। सर, विपक्ष क्या करता क्या नहीं करता, हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जिम्मेदारी किसके? भारतीय को सुरक्षा रखने की। जहां तक दूसरा सवाल है, ये पैटर्न बन गया सर, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, कनाडा हो। बांग्लादेश में पूरे विपक्ष एक हो गया सर। आप जानकर खुश होंगे, इजराइल, पैलेस्टीन, बांग्लादेश, इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष एक है, और सबके स्टेटमेंट एक है। क्यों भारतीय प्रधानमंत्री ने हमें कनाडा पे ब्रीफ नहीं किया है? क्यों ब्रीफ नहीं कर रहे हैं? जबकि जस्टिन ट्रूडो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। उन्होंने क्या शब्दों का प्रयोग किया? क्रेडिबल एलिगेशंस, ना कि क्रेडिबल एविडेंस। इसमें वो एक्सपोज हो गए। आज तक उन्होंने खुद कहा हमारे पास लेकिन तहसीन मेरा एक काउंटर है इसमें, तहसीन मेरा एक काउंटर है इसमें। आप बार बार ये कहते हैं कि यहाँ की सरकार रिएक्ट नहीं करती, यहाँ की सरकार रिएक्ट नहीं करती। मुझे ये बताइए कि कनाडा की कौन सी हरकत पर यहाँ की सरकार ने रिएक्ट नहीं किया? फिर चाहे वो अमित शाह के ऊपर एलिगेशंस लगाने की कोशिश की गई हो, या उससे पहले जब निज्जर की हत्या और उसमें इन्वॉल्व, फिर आपको याद होगा ट्रूडो उसको लेकर कोई जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि हमें कहीं से इंटेल मिला था। किससे मिला था? फाइव आइज से, जो अभी इस वक्त ना सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बैठा, उसके मुंह में तो कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है जब यहाँ की सरकार ने कनाडा को जवाब देने की कोशिश नहीं की, और वो भी तब स्पेशली जब ट्रूडो यहाँ भारत में मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मुंह पे जवाब दिया कि ये बर्दाश्त नहीं होगा जो वहां पर हो रहा है। करेक्ट पूर्णिमा, आपने बिल्कुल सही किया। सरकार ने रिएक्ट किया या नहीं किया? क्या ना रिएक्ट?
रील्स बनाए और रील्स वायरल हुए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बिना सिर्फ स्टेटमेंट्स छोड़कर, चलो कनाडा को एक सेकंड हम बाजू में रखते कि कनाडा बहुत कंटेशियस है, मैं आपको दोबारा से सितंबर 2023 इंग्लैंड में ले जाता हूँ। जो ट्वीट्स मैंने किए, जो इश्यूज मैंने रेज किए, जब हमारे हिंदुओं पर वहां पर अटैक हुआ, हमारे डिप्लोमेट को 3 दिन लगा एक्टिवेट होने को। राहुल कपूर सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बताएंगे 3 दिन लगा हमारे मंदिरों पर अटैक हो रहा था। कनाडा में 30 अक्टूबर के बाद आज हम 5 नवंबर को ये बात डिस्कस कर रहे, 4 नवंबर को, आपके लोग कर क्या रहे? सरकार ने पत्र लिखा है, अरे आप रील बनाइए, उसमें हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद क्या रील वायरल होगी, यहाँ पे ताली बन के ट्विटर पर लाइक्स मिल गया, उसके बाद कॉन्क्रीट एक्शन क्या किया? जब आपको इंटेलिजेंस पन्नू टीवी पे आके कह रहा है मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय के साथ काम कर रहा हूं और हम हिंदुओं को दिवाली मनाने नहीं देंगे, इससे ज्यादा स्पेसिफिक इंटेंट क्या है? उसके बाद आपने क्या किया? ये आपका एक्शन है। उस पर ताली आपको मिली, 2 लाइक्स मिले, 4 आपके यूट्यूब पे कमेंट्स मिले, ये आपका एक्शन जिस दिन मैं देश का गृह मंत्री बनूंगा, एक्शन कैसे बताऊंगा? इस वक्त जो गृह मंत्री है वो इसका जवाब दे, इस वक्त जो एक्सटर्नल मिनिस्टर वो इसका जवाब दे। ठीक है, जल्दी से सिंह साहब इसका जवाब देंगे, फिर रामकृपाल सर एक काउंटर क्वेश्चन आपसे, फिर आजम खान आपके पास आती हूँ। तो सीन बीनावाला के जो मुंगेरी लाल के सीन सपने सपने ही रहेंगे, जिंदगी में कभी ये गृह मंत्री बन नहीं पाएंगे भारत देश के, ना ही इनकी पार्टी का। सुन लो, आपको ठोकर नहीं, मेरे दोस्त, अच्छी बात है। चलिए, आप पूर्णिमा, आपको बहुत स्नेह है इनके साथ, इन्हीं को बुलवाइए आप। नहीं ठीक है, तहसीन ले लेते हैं जवाब। हाँ बोलिए सिंह साहब। और ना ही इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति आने वाले भविष्य में कभी अब कोई भारत सरकार का गृह मंत्री बन पाएगा, ये मैं कहकर जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। और अगले 20-25 साल प्रभु करेगा, आपकी भी उम्र लंबी रहे, मेरी भी उम्र दरगाज करे, और हम देख लेंगे इस बात। पहली बात। दूसरी बात, जो मूल बात है, हमने तो अपने डिप्लोमेट्स तक वापस बुला लिए, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट क्या हो सकता है? हमने उनके डिप्लोमेट्स वापस भेज दिए, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट क्या हो सकता है? मतलब हमारे जिस प्रकार के आज संबंध हैं, वो सबको दुनिया को पता है कि हम आमने सामने हैं। अब ये नहीं हो सकता कि ये अपेक्षा करते हैं कि यहाँ से कोई मिसाइल छोड़ेगा। हमारा वो भारत का सिस्टम नहीं है कि हम यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे वहां पे कनाडा के ऊपर। जो मूल बात है कि हम समझे इसके पीछे कारण क्या है। कनाडा की अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है, ट्रूडो की अपनी पॉलिटिकल मजबूरी है। जैसे राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो जाकर अमेरिका के अंदर जाकर कहता है कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, ये उसी की शय है। और पन्नू उसको थप्पा लगाता है। जो राहुल गांधी बोलता है वो देश में जाकर पन्नू कहते हैं देखो हम भी तो यही कहते हैं कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, और उस पन्नू को शय मिलती है राहुल गांधी के चलते हुए। धर्मवीर गांधी ने जो आज बोला, मेरी बात नोट करने, अगले 2 दिन पन्नू या कोई और उसका साथी उसी बात को रिपीट करेगा। देखो हम कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ये हिंदुस्तान की एजेंसीज करा रही है। असल में हमारे अंदर, घर के अंदर ही हमारे यहाँ दुश्मन बैठे हैं। ये भारत के दुश्मन है जो इस प्रकार की हरकत करते हैं। इन्होंने एक बार फूटे मुंह से धर्मवीर गांधी के लिए नहीं कहा, एक बार नहीं कहा कि मैं कहूंगा कि राहुल गांधी को या खड़गे साहब को या सोनिया गांधी जी को उनकी निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा किसकी क्या मजबूरी है, आपने कहा किसकी क्या मजबूरी है, और आप उसमें बिल्कुल ठीक हो सकते हैं सर, लेकिन वहां पर मौजूद हिंदुओं की और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। हमने वहां पर जो दबाव बनाना था वो दबाव बनाया है वहां पर, और भारत सरकार ने ऑलरेडी उसका। सर ट्रूडो डिप्लोमेसी में बिलीव कहां करते हैं, डायलॉग में बिलीव कहां करते हैं वो? अच्छा, मैं पूर्णिमा आपसे पूछता हूँ, चलिए आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपसे पूछ लेता हूँ। मैं ये कह रही हूँ सर कि हम डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी और डायलॉग तो तब पॉसिबल है ना जब सामने वाले का माइंडसेट हो उस डिप्लोमेसी और डायलॉग का। तो आप कृपा कर वो माइंडसेट धर्मवीर गांधी को भी समझाइए, तहसीन को भी समझाइए, और राहुल गांधी को समझाइए, जो उन लोगों को शय देते हैं, सब करने वालों को, जिनके नाम पर वो शय लेकर करते हैं। मुझे कई बार लगता है कि राहुल गांधी और पन्नू की आपस में साठगांठ तो नहीं कहीं पे। जो वो भाषा बोलते हैं वही भाषा पन्नू बोलता है, जो धर्मवीर गांधी आज बोल रहे हैं वही भाषा कल आतंकवादी या और कोई जो संगठन है वो सब बोलेंगे वहां पर। और दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैंने कहा ना, हमारे देश में भी भीतर घात हो रही है, और वो किस कारण से हो रही है मुझे पता नहीं। एक की जानकारी तो होगी इनकी इंडियन अलायंस के पार्टनर की, जिसको लेकर पन्नू ने कहा कि मैंने कितने हजार करोड़ रुपया पन्नू को, सॉरी केजरीवाल को दिया था। अब पता नहीं वो कब खुलासा करेगा पन्नू कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ क्या समझौता किया था। क्लोजिंग कमेंट, 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। तहसीन 30 सेकंड बस दे पाऊंगी, टाइमर रखेंगे 30 सेकंड।
कोई बात नहीं। सिंह साहब ने कहा अगर मैं प्रधानमंत्री होता क्या करता, क्या और कर सकते। मैं इमीडिएटली एनएसए को डिस्पैच करता 30 अक्टूबर को, जिस दिन पन्नू की धमकी आए, वहां के प्रधानमंत्री से मिलते और के जो सरकारें वहां से मिलते और उनसे और हम सुरक्षा बढ़ाते। ये आप चीज कर सकते हैं, आपने डिस्पैच नहीं किया। आपने एम्बेसडर बुला दिया, आपने किसी को डिस्पैच नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, आपको कंजर्वेटिव पार्टी के साथ भी प्रॉब्लम है, सिर्फ लिबरल पार्टी के साथ प्रॉब्लम है। कंजर्वेटिव पार्टी ने दिवाली कैंसिल किया पार्लियामेंट के अंदर, आपके दोनों पार्टी से संबंध खराब हुए। ये दिक्कत है वर्तमान सरकार के साथ, इसलिए मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी से राहुल गांधी के संबंध अच्छे हैं उनके साथ। राहुल गांधी के पन्नू के साथ संबंध अच्छे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, केजरीवाल की पन्नू के साथ दोस्ती है। इसमें मोदी साहब प्रधानमंत्री, मैं मोदी साहब से सवाल पूछूंगा। ठीक है सिंह साहब, इंडिविजुअल नहीं जाते हैं, ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है, उसका जवाब की बात नहीं। मैं फॉर सेक ऑफ रेपिटेशन आई एम स्टेटिंग द फैक्ट। फैक्ट इज व्हाटएवर राहुल गांधी ट्वीटेड है, जो राहुल गांधी ने यहाँ बोला, अक्षरशः पन्नू ने उसको समर्थन किया। और मैं आज कह रहा हूं, जो धर्मवीर गांधी ने आज कहा कि भारत की एजेंसी ने वहां शरत कराई है, इसको लेकर जब तक यहाँ पर पूरा देश के सारी पार्टियां उनका खंडन नहीं करेंगी, जब तक ये ठीक नहीं होगा। और ये जो विदेशी ताकतें हैं उनके समर्थन में खड़ी दिखेंगी। कल परसों देखना कोई ना कोई पन्नू जैसा फिर कहेगा कि हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, ये भारत कर रहा है। ये नीचे के साथ जैसे जाकर खड़े हो जाते हैं लोग। ठीक है, जल्दी से रामकृपाल सर, 30 सेकंड का टाइमर आपके लिए रहेगा सर। जो सिंह साहब कह रहे हैं जाहिर है वो भी बहुत वाजिब है। जब हम एक साथ ही नहीं नजर आएंगे, जब हम ही खंडित नजर आएंगे, तो फिर इसका तो लाभ उठाने की कोशिश बार की जाएगी ना। निश्चित रूप से अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों पर ऐसा लगेगा कि हमें मतभेद हैं तो उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन एक बात बता दूं आपको, चाहे वो जो जैसा तहसीन कह रहे थे कि जो विपक्ष है वहां का, वो भी हमारे नहीं, पूरा पश्चिम लगा हुआ है कि भारत कैसे इतनी ताकत इकट्ठा कर रहा है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। ये चीजें देखिए आएंगी, और उसमें सबसे जरूरी है कि भारत के लोग अपने अपने विरोध को छोड़ करके राष्ट्रीय मुद्दों पर कम से कम और राष्ट्रीय एकता को सबके सामने रखें। बिल्कुल सर, पॉइंट है। आजम जी जल्दी से आपका एक क्लोजिंग कमेंट सर, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। पूर्णिमा जी, भारतीय मूल के लोगों के साथ, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो उसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग। और भारत सरकार से ही हम लोग अपील करेंगे कि वो चाहे डायलॉग से या चाहे जो भी उसका तरीका हो, उन चीजों को वो कंट्रोल करें। हम लोग बांग्लादेश का भी जब इशू था सर्वदलीय बैठक में, सर्वसम्मति से कहा था कि भारत सरकार सीए का बिल लेकर आती है, उसका विरोध करते हैं आप। भारत सरकार खुद आपने अभी कहा कि हिंदुओं की, सिखों की, क्रिश्चियंस की चिंता होनी चाहिए। क्या आप सीए के पक्ष में है या नहीं, ये बताकर जाइएगा। आप सीए के पक्ष में है या नहीं, ये बताकर जाइएगा। हिंदू मुस्लिम आप बताइए ना, आप सीए के पक्ष में है। आजम खान साहब, आप जो भी कह रहे हैं ना, अभी जो आपने कहा आजम साहब, वो सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन कई बार इस तरीके के जब बयान आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और कम से कम वो होना नहीं चाहिए जब हम कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि हो। ठीक है, मेरे पास समय खत्म है, मेरे पास समय खत्म। ठीक है, जल्दी से जल्दी से। सिंह साहब ने कहा सीए के पक्ष में हो या नहीं। सीए की डेडलाइन 30 दिसंबर 2014 है। सीए कैसा लागू होगा, ये कुछ भी जाकर नेशनल टीवी पे आप बोल देंगे, चलेगा क्या? कैसे सीए लागू होगा? यहाँ पर एक 5 सेकंड मेरे को भी। ठीक है सर, मेरे पास, मैं बहुत ओवर फूटे मुंह से बोलो सीए के पक्ष में हो। मैंने इसको कहा था इसका डेडलाइन बढ़ाइए। मैंने कहा कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर,